मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात देखें बेटा इसमें कि किसी भी अधिनियम को हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। मेंस के रीजन से जब हम कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, मतलब मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूं अधिनियम की रूपरेखा, ठीक है ना। फॉर्मेट टू स्टडी एनी एक्ट, किसी भी कानून को हम पढ़ने जाते हैं तो हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए उस कानून को मेंस के विजन से। तो अधिनियम की रूपरेखा, जैसे सबसे पहले हम इस अधिनियम में देखेंगे इस अधिनियम का परिचय, ठीक है। परिचय में हम देखेंगे कि आखिर ह्यूमन राइट्स होता क्या है, मानव अधिकार की परिभाषा को सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। दूसरा, हम इसमें जानेंगे कि मानव अधिकार क्यों लाया गया, ठीक। उसके बाद मानव अधिकार के स्रोत जानेंगे, सोर्स क्या है ह्यूमन राइट्स का, कैसे ये कानून मानव अधिकार कहां से आते हैं, है ना। तो मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्यों है, कारण इसका, ठीक है, या उद्देश्य क्यों लाया गया है। उसके बाद मानव अधिकार के स्रोत देखेंगे कि सोर्स क्या है ह्यूमन राइट्स का, कहां से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। और फिर इस कानून का अधिनियमन देखेंगे हम, अधिनियमन या अधिनियमित होना, मतलब किस तारीख को ये कानून जो है इनेक्ट हुआ था। तो परिचय में हम इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। जैसे कभी भी अब आपसे पूछ देता है कि फलाना का परिचय दीजिए एक्ट में, तो परिचय में आपको ये बातें बतानी जरूरी है। परिभाषा मतलब वो क्या है, क्यों है, कहां से आया है उसका स्रोत, और किस तारीख को ये बना है। किसी भी एक्ट के परिचय में, इंट्रोडक्शन में इन चार बातों का उल्लेख होना बेहद जरूरी होता है। जब हम जान जाएंगे परिचय, उसके बाद हम इस एक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है ना। इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए गए हैं, उस डेफिनेशन को हम देखेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बाद हम फिर इसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक। महत्वपूर्ण प्रावधान के बाद इस अधिनियम की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, मतलब क्या कमियां रह गई। लिमिटेशंस के बाद में, कमियों के बाद में हम इसकी विशेषता देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है ना, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। और लास्ट में हम इसमें परिणाम देखेंगे, ठीक है ना। परिणाम, या इसको आप निष्कर्ष कह सकते हैं कि इस एक्ट का निष्कर्ष क्या है। परिणाम कहने का मतलब ये होता है रिजल्ट, किसी भी चीज के मेरिट और डीमेरिट, मतलब उसकी कमियां क्या है और उसकी अच्छाइयां क्या है, इसके बेस पर आप जब उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना, कि ये चीज कितनी सफल है कितनी असफल है, तो उसी को परिणाम कहते हैं। और जब भी आप परिणाम लिखने जाएंगे, निष्कर्ष लिखने जाएंगे, रिजल्ट लिखेंगे किसी भी चीज का, कंक्लूजन भी बोलते हैं इसको, तो उसका एंड आपकी फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन के साथ में होना चाहिए, मतलब आपका राय होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन से ही आप उसको एंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें किसी भी एक्ट को पढ़ना चाहिए, समझ पाए, है ना, ये चीजें। अच्छा चल, तो ये तो आपका अधिनियम की रूपरेखा थी। तो अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका परिचय, है ना। इस अधिनियम का परिचय हम देखते हैं सबसे पहले, और इस परिचय में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर मानव अधिकार क्या होता है ना। मानव अधिकार की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स होते क्या है, ठीक है ना। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हम पढ़ने जा रहे हैं,
तो पहले मानव अधिकार तो जाने, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं? तो देखें बेटा इस चीज को, मानव अधिकार को बेसिकली दो जगहों पर परिभाषित किया गया, या इसकी जो डेफिनेशन है उसके दो सोर्स मिलते हैं। एक, मानव अधिकार को, ये जो अधिनियम है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, एक तो इसकी परिभाषा मिलती है हमको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में हमें इसकी परिभाषा मिलती है। एक, सेक्शन 2D ऑफ दिस एक्ट डिफाइंस द ह्यूमन राइट्स फर्स्ट, और दूसरा, इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी वर्ष 2011 में। सबसे पहला एक्ट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहला एक्ट है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक, इस एक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय, और परिचय में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मानव अधिकार क्या होते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली द ह्यूमन राइट्स इज डिफाइंड एट टू प्लेसेस। फर्स्ट, सेक्शन 2D ऑफ दिस एक्ट, धारा 2D में इसको परिभाषित किया गया है, एंड सेकेंड, इन 2011 सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डिफाइंड दिस ह्यूमन राइट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दिया है। एग्जाम के हिसाब से याद रखें, आपसे पूछ सकता है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो अगर आपसे केवल इतना पूछा कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। कोई भी परिभाषा केवल 30 शब्दों में ही आ सकती है, 30 वर्ड्स में। मेरी बात समझ रहे हैं? कल आपको बताया था 30, 60, 100, 125, 175 ये वर्ड लिमिट्स होता है। तो कोई भी डेफिनेशन कभी भी 30 वर्ड में ही पूछेगा, इससे अपर लिमिट में नहीं पूछेगा। तो परिभाषा आपसे पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स और डिफाइन द ह्यूमन राइट्स, आपको ये वाला डिफाइन करना होगा। कुछ भी नहीं लिखा है और ये बोलता है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए, तो आपको इस एक्ट की धारा 2D में जो बातें कही गई हैं वो देखना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी है तो स्पेशली पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए, तो आपको यह परिभाषा देनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा दें। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको ध्यान सुनना बेटा, पहले तो एकदम शुरुआती है तो पहले इसको आप याद कर लो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोज राइट्स कैन बी कंसीडर्ड एज ह्यूमन राइट्स विच हैज द 3 फीचर्स। फर्स्ट, इनहेरेंट, सेकेंड, नॉन ट्रांसफरेबल, एंड थर्ड, नॉन चेंजेबल। किसको मानव अधिकार कहेंगे, है ना? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, द डेफिनेशन वाज गिवन इन 2011, एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एनी राइट्स which are inherent, non-transferable and non-changeable can be termed as human rights. सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार की परिभाषा दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि ऐसे अधिकार, वे सारे अधिकार जिसमें 3 विशेषताएं हो। पहला, इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जन्मजात, जन्म से। दूसरा, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, अस्थानांतरणीय। और तीसरा, नॉन चेंजेबल, अपरिवर्तनीय। कोई भी अधिकार मानव अधिकार होगा या वे सारे अधिकार मानव अधिकार होंगे जो हमें जन्म से प्राप्त हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे याद करो बेटा इसको। मानव अधिकार क्या है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट, जो हमको जन्म से प्राप्त है, वो अधिकार क्या होंगे? मानव अधिकार होंगे। और जन्म से क्या प्राप्त होता है बताओ? कौन से अधिकार हमको जन्म से प्राप्त होने चाहिए? लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्र रहने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। समानता का अधिकार जन्म से प्राप्त है, भेदभाव नहीं हो सकता। बंधुता का अधिकार, हम अपनी इच्छा से अपने मित्रों का चुनाव कर सकते हैं, अपने बंधु का चुनाव कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं हम। तो ऐसे अधिकार जो जन्म से प्राप्त हो वो मानव अधिकार। और केवल जन्म से प्राप्त हो वही बस नहीं, उनमें और भी क्वालिटी होनी चाहिए। वो नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब आप अपने अधिकारों को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेना मेरे बदले तू जी लेना है, लेना मेरे बदले तू शादी कर ले, ऐसे होगा क्या? अरे शादी करने का अधिकार भी मानव अधिकार है बाबू। समझ में आया कि नहीं? नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन चेंजेबल, मतलब ऐसे अधिकार जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। भाई जीने के अधिकार में आप परिवर्तन कर लो, या थोड़ा सा जी लेता हूं, थोड़ा सा मर लेता हूं, एक गाने में शोभा देता है। समझ में आया क्या जो मैं समझाया? टैलेंटेड लोग बैठे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वे सारे अधिकार जो कैसे हो, आपका जन्म से प्राप्त हो, आपका अस्थानांतरणीय या हस्तांतरणीय हो, और आपका नॉन चेंजेबल यानी अपरिवर्तनीय हो, तो वे सारे अधिकार क्या कहलाएंगे? मानव अधिकार कहलाएंगे। क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? तो ये सारे अधिकार, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा भी आपको खुद प्राप्त करनी होगी कि आपका भाई आपके बदले पढ़ लेगा तो आपको शिक्षा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना? ठीक। तो इस तरीके से वो सारे अधिकार जिसमें ये तीन खासियत होगी, वो सारे अधिकार को हम क्या बोलेंगे? मानव अधिकार के। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब इधर ध्यान दो। तो अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए 30 शब्दों में, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखोगे? देखो इधर देखो बेटा, 30 शब्द मतलब 4 लाइन। 4 लाइन मतलब 4 बातें, 4 फैक्ट आपको लिखने होंगे। तो अभी आपने समझा मानव अधिकार की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या होती है, समझा? अब आपको 4 लाइन लिखना है। तो आप 4 फैक्ट याद करो। पहला तो फैक्ट यह है कि मानव अधिकार क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, 3 बातें। दूसरा, उसका ईयर आपको याद आ रहा होगा कि 2011 में बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा, इसमें आपको यह भी पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा बताई उसका एग्जाम्पल क्या निकलता है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। समझ मेरी बात को? इस तरीके से सोच करके जब आप इसके फैक्ट को लिखोगे तब जाकर के वो आपका 30 शब्द में कन्वर्ट होगा। जैसे इसी को जब आप कॉपी में लिखेंगे तो मानव अधिकार क्या है, तो आप लिखेंगे उसके नीचे कि मानव अधिकार की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में दी। ठीक। दूसरा लाइन, मानव अधिकार से आशय उन सभी अधिकारों से है जो मानव को जन्म से प्राप्त हो, अहस्तांतरणीय हो और अपरिवर्तनीय हो, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, शिक्षा इत्यादि अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आएंगे। तो 3 फैक्ट हुआ। और लास्ट में लिख दो, मानव के अधिकार या मानव को प्राप्त अधिकारों का यह सबसे बड़ा वर्ग होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकेट ऑफ द राइट्स गिवन टू द ह्यूमंस, मतलब इससे ज्यादा अधिकार हो ही नहीं सकते, सारे अधिकार इसमें आ जाते हैं, बीइंग ह्यूमन। समझे इस चीज को कि नहीं समझे जी? लिख पाओगे वैसे? अब देखो, मानव अधिकार की परिभाषा जो है आपका, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2011 में, और एक मानव अधिकार की परिभाषा सेक्शन 2D में भी बताई गई है ना? सेक्शन 2D, कौन सा सेक्शन 2D? ये जो एक्ट हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इस एक्ट की धारा 2D में भी इसको डिफाइन किया गया। समझ में आया? और क्या कहता है देखो इस चीज को,
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकार जिसमें ये तीन बातें होंगी वो मानव अधिकार होगा, उसी तरीके से ये एक्ट भी कहता है कि ऐसे अधिकार जिसमें तीन विशेषताएं हो वो मानव अधिकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन बातें कही, वो तीन बात, कीवर्ड याद रहना चाहिए बेटा, इस चीज को बता रहा हूं मैं आपको, कीवर्ड आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के तीन कीवर्ड थे, इनहेरेंट, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन चेंजेबल। ठीक है ना? ये एक्ट क्या बोलता है? इस एक्ट के अनुसार कोई भी अधिकार मानव अधिकार हो सकता है जो नंबर एक, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो। यह शब्द आपको याद होना चाहिए, मैं समझाऊंगा यह सब क्या है। देखिए, नंबर एक, कोई भी अधिकार मानव अधिकार होगा अगर वो क्या हो, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो। प्रत्याभूत को अभी इसका अंग्रेजी बताऊंगा तो आपको बोलेगा ऐसा लगेगा, बहुत आसान है। प्रत्याभूत को इंग्लिश में कहते हैं गारंटी। ठीक है ना? तो कोई भी अधिकार मानव अधिकार होगा, द राइट्स विल बी कंसीडर्ड एज ह्यूमन राइट्स इफ इट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉविनेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉविनेंट। नहीं आया समझ? लिखते बना? हाँ, समझाऊंगा ना। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो। बेटा तुम लोग को बता दो, जो लेट लतीफ आ रहे हो ना, क्लास आधा निकल जाने के बाद तुमको क्या समझ में आएगा बताओ मेरे को? हाँ, एक्ट है ये, जीएस नहीं है कि कहीं से कहीं पकड़ लोगे। ठीक है, मेरी क्लास में 7 बजे मतलब 6:55 पहुंच जाया करो, समझ में आया? अनित कल से भगा ही दूंगा, एमो डेमो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? इधर देखो, अब आधा निकल गया, उसके बाद आ रहे हो तुम 15, आधा घंटा निकल गया। तो मानव अधिकार की परिभाषा है, इस अधिनियम में क्या बताएगी? यह अधिनियम कहता है कि कोई भी अधिकार मानव अधिकार होगा, नंबर एक, वो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉविनेंट्स, दोज राइट्स विच आर पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉविनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा को अभी आप फिलहाल साधारण अर्थों में समझ लो। जब बहुत सारे देश मिलकर के आपस में कोई समझौता करते हैं और उस समझौते से संबंधित एक दस्तावेज तैयार करते हैं, तो बहुत सारे देश जब आपस में मिलकर के समझौता करें और उस समझौते से संबंधित कोई अगर दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसी को अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा या इंटरनेशनल कॉविनेंट कहा जाता है। और उसमें जो भी अधिकार लिखे गए होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपका मानव अधिकार। जैसे आपने बीच में आपका जब हमला हुआ था, वहां पर हमने हमला किया था और हमारे जो वो थे आपका अभिनंदन, है ना, वो पाकिस्तान लैंड कर गए थे, वहां पर गए थे, है ना। फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इसको लेकर के एक बहुत नाम सामने आ रहा था, जो नाम था जेनेवा संधि, 1946 में हुई थी। जेनेवा में विश्व के सारे देशों ने मिलकर के ये तैयार किया कि अगर कोई सैनिक किसी दूसरे देश में, जो युद्धरत देश है, जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, अगर उसका एक सैनिक किसी दूसरे देश में उतर जाए, शत्रु देश में भी उतर जाए, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, वो उस जेनेवा प्रोटोकॉल में बताया गया। तो ये क्या है? ये क्या है? यही अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है, इंटरनेशनल कोविनेंट है। और इसमें जो अधिकार दिए गए वो मानव अधिकार। नहीं समझे? पहला, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, और तीसरी खास बात, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो।
ठीक। तीसरी खास बात, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, ठीक है, जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय मतलब अगर आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा तो आप न्यायालय में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि हमको हमारा अधिकार मिले। तो याद रखें, इस अधिनियम के सेक्शन 2D के अनुसार कोई भी अधिकार मानव अधिकार कहलाएगा अगर उसमें 3 बातें हैं। नंबर 1, वो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है। और नंबर 3, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। समझ में आया? अब इसको एग्जाम्पल समझो बेटा, इस डेफिनेशन को समझो। अच्छा, सब प्री पढ़े हुए हो, ये बताओ मेरे को कि कौन से अधिकारों की गारंटी संविधान देता है? मौलिक अधिकार। और यहां पर क्या कह रहा है कि वो सारे अधिकार मानव अधिकार होंगे विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सारे मौलिक अधिकार मानव अधिकार होंगे। आप जितने भी मौलिक अधिकार अभी पढ़े हैं संविधान में, वो सब आपका मानव अधिकार है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? दूसरा, अब संविधान के गारंटी से जो अधिकार बच गए और जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि यह भी अधिकार होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट, वो भी क्या होंगे? आपका मानव अधिकार होंगे। और तीसरी बात यह कहता है कि मानव अधिकार जो होंगे वो नागरिकों को मिलेंगे ही, और अगर नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं, जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मेरी बात समझ में आई? तो ये आपका मानव अधिकार की परिभाषा है। समझ में आया कि नहीं आया? मानव अधिकार क्या होंगे लिख पाओगे? मानव अधिकार की परिभाषा लिख पाओगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं? मतलब दिखना चाहिए कि कौन कौन से मानव अधिकार हैं, क्या है मानव अधिकार। समझ में आया? क्लियर हुआ दिमाग में? तो मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसा देता है, डिफाइन द ह्यूमन राइट्स, कुछ भी नहीं लिखा गया है आगे पीछे, तो आपको ये वाला डेफिनेशन देना है। ये वाला डेफिनेशन आपको केवल तब ही देना है जब स्पेसिफाई किया हुआ हो कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस द ह्यूमन राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मानव अधिकार क्या है, उसको लिखिए। अब फिर इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 30 शब्दों में 4 लाइन लिखना है। तो 4 लाइन लिखना है तो 4 फैक्ट याद करो, ठीक। तो सबसे पहला फैक्ट तो परिभाषा ही हो गई। मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए तो आप सीधा क्या लिखेंगे? मानव अधिकार से आशय उन अधिकारों से है जो, नंबर 1, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, और तीसरा न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, यह परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2D में दी गई है। सेक्शन जरूर लिखे, इससे आपका आंसर ऑथेंटिकेट होता है, सामने वाले को पता चलेगा कि आपको चीजें आती हैं। इस अधिनियम, इस अधिकार की परिभाषा या इसकी परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2D में दी गई, ठीक है। तीसरा, एग्जाम्पल से इंप्रूव कीजिए इसको। एग्जाम्पल कैसे? जैसे वर्तमान में संविधान में बताए गए मौलिक अधिकार है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में बताए गए अधिकार सारे मानव अधिकार होंगे। और लास्ट में वही डाल दीजिए, मानव अधिकार अधिकारों का सबसे बड़ा समुच्चय है, लार्जेस्ट ब्रैकेट ऑफ द राइट्स गिवन टू द ह्यूमंस। समझ पाए मानव अधिकार क्या होता है? क्लियर हुआ? तो ये आपका मानव अधिकार है। परिभाषा समझ में आई? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने ये देख लिया कि मानव अधिकार की क्या होती है ना। अच्छा, एक बात समझिए बेटा, उसके बाद यहीं से हम शुरू करते हैं। नोट करके एक बात याद रखिएगा कि ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो एक्ट हमने शुरू किया है, कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ना, 1993। इसमें एक बात आप स्टार करके याद रख लें कि इसमें मानव अधिकारों की सूची नहीं दी गई है।
मतलब आप अगर चाहेंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानव अधिकारों की सूची क्या इस अधिनियम में दी गई है, मतलब लिस्ट जो है ह्यूमन राइट्स, कौन कौन से ह्यूमन राइट्स होंगे, सो द लिस्ट आर नॉट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस अधिनियम में मानव अधिकारों की सूची नहीं दी गई है। मतलब कौन कौन से मानव, केवल परिभाषित किया गया है, लिस्ट नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी सूची। अगर जब नहीं दिया गया है और हम सूची जानना चाहते हैं कि मानव अधिकारों की सूची कहां पर है, तो उस सूची के लिए हमें दूसरे जगह जाना पड़ेगा, मानव अधिकारों के स्रोत पर जाना पड़ेगा, सोर्स पर जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मानव अधिकारों की सूची जब नहीं दी गई है तो उसके लिए हम स्रोत पर जाते हैं। तो देखें, मानव अधिकारों के स्रोत, देखिए मानव अधिकारों के स्रोत मतलब मानव अधिकार कहां से आपको मिलते हैं, उसका सोर्स क्या है बेसिकली। तो इसको देखते हैं अपन। मानव अधिकार के स्रोत कहने का मतलब, आप एक चीज ध्यान दें, नंबर एक बात, देखिए मानव अधिकारों की कोई सूची हमको इस अधिनियम में नहीं मिलती है, तो कहां से मिलता है? आप ध्यान दें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, इसका एक संविधान है जिसको हम यूएन चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक संविधान है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि मानव अधिकारों के बेहतरी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए या आईसीएचआर की स्थापना की जाए, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स। मेरी बात समझ रहे हो? हम मूल सोर्स पर जा रहे हैं, कहां से मानव अधिकार निकल करके आता है। सो द फर्स्ट टाइम the human rights are mentioned in charter of UNO in article 68, and article 68 mandates for establishment of ICHR for betterment of the human rights। मेरी बात समझ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। इस चार्टर के अनुच्छेद 68 में यह व्यवस्था की गई है कि मानव अधिकारों के बेहतरी के लिए या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जाए, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स। जब यह उल्लेख उसमें किया गया, इसीलिए वर्ष 1948 में मानव अधिकारों के बेहतरी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई जिसे आईसीएचआर या इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। और इस तरीके से 1948 में मानव अधिकार परिषद की स्थापना भी की गई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1948 एंड इट वर चेयर्ड बाय लियोनार्ड रूजवेल्ट, समझे? And the first chairperson of this ICHR was Leonard Roosevelt। लियोनार्ड रूजवेल्ट जो है इसकी पहली अध्यक्षा बनी, ठीक है। और अब इस आईसीएचआर के पास काम यह था कि ये जो मानव अधिकार है उनका बेहतर या उनकी बेहतरी के लिए काम करे या उनका संरक्षण करे, है ना। फॉर दिस पर्पस दिस सेटअप वाज एस्टैब्लिश्ड। उसी के लिए तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स जो है स्टेबल किया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मानव अधिकारों का संरक्षण हो, उसका बेहतरी के लिए प्रयास किया जाए, इसके लिए पहले यह तो जरूरी था कि मानव अधिकार कौन कौन से ही तय हो। मेरी बात समझ रहे हैं? भाई मानव अधिकार का संरक्षण करना है, आईसीएचआर बन गया, लेकिन संरक्षण कैसे करेंगे जब पता ही नहीं है कौन सा अधिकार मानव अधिकार। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए फिर लियोनार्डो रूजवेल्ट के कहने पर
1948 में ही मानव अधिकारों की एक सूची तैयार की गई। समझ रहे हैं? Thus in 1948 for the very first time the list of human rights were prepared, है ना? मानव अधिकारों की एक सूची तैयार की गई, ठीक? और मानव अधिकारों की ये जो सूची थी जिस डॉक्यूमेंट में तैयार की गई उसको नाम पर फोकस करेंगे बेटा। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है ना? एंड द डॉक्यूमेंट कंसिस्ट contains the list of the human rights known as यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसको अपन शॉर्ट में हमेशा यूडीएचआर लिखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूछ चुका है एमपीपीएससी मेंस 2015 में। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो याद रखें, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना? मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें मानव अधिकारों की सूची प्रदत्त है, मानव अधिकारों की सूची तैयार की गई है। याद रखिए, जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया गया 1948 में, ठीक? और इसी साल 10 दिसंबर 1948 को इस मानव अधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है? एंड दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वेर अप्रूव्ड ऑन 10th of September 1948 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। समझ रहे हैं? और 10 दिसंबर 1948 को इस मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया मतलब अब ये लागू हो जाएगा। और यही कारण है कि हम 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है? 10 दिसंबर को इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों को स्वीकार कर लिया था, ठीक है? ये बनाएंगे। याद रखें कि ये जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है यूडीएचआर, इसमें 30 अनुच्छेद है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 सेक्शंस और 30 आर्टिकल्स, यानी 30 अधिकारों की सूची बताई गई है, ऐसा आप समझ लें। मेरी बात समझ में आई? दिस यूडीएचआर कंसिस्ट ऑफ 30 सेक्शंस। इट मींस इन दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देयर आर 30 ह्यूमन राइट्स इज एक्सप्लेन्ड। 30 मानव अधिकारों की एक सूची जो है इसमें दी गई। और इस तरीके से मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है मानव अधिकारों का स्रोत है, जहां से मानव अधिकार निकल करके आते हैं। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना। ये जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसको तैयार किए जाने का उद्देश्य है ना, उद्देश्य किसका? मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को तैयार किए जाने का उद्देश्य, ठीक है ना? तो देखिए, कीवर्ड से याद करो बेटा। आज से सीधे पूछ देगा कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को तैयार किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो 3 उद्देश्य। 3 उद्देश्य में पहला सम्मान, कीवर्ड पकड़े पहले, सम्मान। दूसरा स्वीकृति और तीसरा उपाय। जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, ठीक, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है
उसको लागू करने के लिए या क्यों लाया गया मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, तो याद रखें उसका 3 उद्देश्य था। मतलब मानव अधिकारों की सूची क्यों बनाई गई, ऐसा कहने का मतलब, मेरा मतलब ये कि क्यों बनाया मानव अधिकारों की सूची। तो ये तो हम जनरली ये समझ रहे हैं कि भाई मानव अधिकारों का संरक्षण करना और मानव अधिकार ही पता नहीं है तो कैसे हम संरक्षण करेंगे। तो हमने मानव अधिकारों की सूची बनाई, उसको नाम दे दिया मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि अगर टेक्निकली आपसे पूछे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो 3 कीवर्ड याद रखेंगे, सम्मान, स्वीकृति और उपाय। ठीक है ना, सम्मान, स्वीकृति और उपाय। सम्मान क्या, तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र इसलिए तैयार किया गया ताकि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न किया जा सके लोगों के मन में। मेरी बात समझ रहे हैं, इनहेरिटिंग द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना। ठीक है, इनहेरिटिंग द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स, सम्मान हो गया। दूसरा स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति उत्पन्न करना, लोगों में ऐसी भावना लाना ताकि वो मानव अधिकारों को स्वीकार करें। मैं आपके अधिकारों को स्वीकार करूंगा, आप मेरे अधिकारों को स्वीकार करें। मेरी बात समझ रहे हैं, इवॉल्विंग द ह्यूमन राइट्स, है ना, इवॉल्विंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकारों के प्रति स्वीकृति को तैयार करना, सब एक दूसरे की मानव अधिकारों को समझें। मेरी बात समझ रहे हैं। एंड थर्ड, उस स्वीकृति के लिए उपाय करना, मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की मतलब आप स्वीकार कैसे करेंगे, तो स्वीकार करने के लिए उपाय करना। किसी ने प्रश्न पूछा है तो सर इसकी जरूरत क्या पड़ गई कानून की, तो यह कहता है कि मानव अधिकारों को स्वीकार करने के लिए उपाय करना। तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आप और हम एक दूसरे के अधिकार को स्वीकार कब करेंगे। नंबर 1, आपको लिटरेट करके, पढ़ा करके भाई मानव अधिकार क्या होता है। दूसरा, नहीं मानेंगे तो कानून बनाएंगे, कानून बना करके मानव अधिकार के प्रति स्वीकृति लाएंगे कि भाई ये मानव अधिकार, अगर इसका उल्लंघन करोगे तुमको सजा मिलेगी, तो स्वीकृति अपने आप आ जाएगी। डर में है, सही नहीं बोल रहा, इसीलिए कानून बनाने की जरूरत है। अरे आया समझ में। तो ये इस तरीके से आपका मानव अधिकारों के स्रोत होते हैं। ठीक, अब एक बात समझो बेटा, समझ गए ना, सम्मान, स्वीकृति, उपाय, कीवर्ड दिमाग में रहना चाहिए। इलैबोरेट आप कर लिया करो। नहीं आया समझ में, आ गया। सम्मान, स्वीकृति और उपाय। सम्मान पैदा करना है, स्वीकृति लाना, और स्वीकृति लाने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय करना। उस उपाय में लोगों को जागरूक बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करना, मानव अधिकारों के संबंध में शिक्षित करना, जागरूक करना, ये तमाम चीजें आएंगी। कानून बनाना, और इसलिए हमने क्या बनाया, फिर कानून बनाया। आई मेरे बात समझ। तो ये इस तरीके से स्रोत होंगे। ठीक है, अब देखो, अच्छा अब ये तो मानव अधिकारों के स्रोत हो गए कि स्रोत कैसे आया। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा मानव अधिकारों की सूची। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक बात बताओ बेटा, मानव अधिकारों की सूची कहां पर दी गई। यस, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में। ठीक, अब एक एक को याद करते रहेंगे तो नहीं याद होगा, इसलिए जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से याद करो। और वो ट्रिक क्या है बताओ। नहीं पता सर, ट्रिक ये है, परिभाषा पर जाओ तो थोड़ा सा, डेफिनेशन पर जाओ। वे सारे अधिकार मानव अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। इसका मतलब
कुछ मानव अधिकार आपको कहां से मिलेंगे? आपका मौलिक अधिकार से। मतलब कुछ मानव अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार होंगे वो क्या है? आपका मानव अधिकार है ना? और कुछ जो है वो कहां से मिलेंगे आपको? लिखता हूं तब समझ में आता है ना? झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ठीक है ना, दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं। तो मानव अधिकारों की सूची अगर आपको बोलेगा तो मानव अधिकारों की सूची कहां पर? आपका यूडीएचआर में। अच्छा देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है वो तो भारत का संविधान नहीं देखे थे, तो कुछ आर्टिकल्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उधर मिलते होंगे, मतलब कुछ अधिकार मिलते होंगे। तो आपको याद कैसे करना है कौन कौन से मानव अधिकार हैं? तो इधर देखो, आर्टिकल 14 याद आया? आर्टिकल 14 क्या है? क्या है? हाँ, उसके बाद आर्टिकल 19, ठीक, इसके बाद आर्टिकल 21, हाँ, उसके बाद आर्टिकल 21A, उसके बाद आर्टिकल 22, ठीक, इसके बाद 25, सॉरी 23, 25 और 32। यूडीएचआर में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, मतलब सॉरी जो मानव अधिकार बताए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इन आर्टिकल से मिलते हैं। आर्टिकल 14, पहले आर्टिकल याद कर लो, 14, 19, 21, 22, 23, 21 का भी है, फिर 22, 23, 25 और 32, ठीक है। कुछ नहीं याद आया तो इस आर्टिकल की जो छोटी छोटी बातें उसको आपको लिख देना, ये अधिकार है उसमें। समझ में आया? 14, 19, 21 का, 22, 23, 25, 25 और ये 32 है ना? इसको क्लीन कर, तुम ही लोग के लिए कर रहा हूं रे, ठीक से लिख देता हूं ना, याद हो गया? ये देखो, ये आर्टिकल 14, 19, 21, 21 का, 22, 23, ठीक, अच्छा की पढ़ा दी मेरे को, ठीक है, 22, 23, 25 और 32, ठीक है, ये अधिकार है। अच्छा देखो, अब कैसे? तो 14 क्या है? विधि के समक्ष, तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार में दो अधिकार मिलते हैं ना, एक विधि समान होगी और विधि का समान संरक्षण, तो वही दो अधिकार यहां से मिलते हैं। एक विधि समान होगी, मतलब विधि का समान होना, इक्वल लॉ फॉर ऑल, और दूसरा विधि का समान संरक्षण, ये सब क्या है? आपका मानव अधिकार है। उसके बाद 19 में क्या क्या था? अरे एक अभिव्यक्ति, समझिए ना, तो एक आपका विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा शस्त्र विहीन सम्मेलन का अधिकार, ठीक है ना, तीसरा भारत में निर्बाध भ्रमण करने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूम सकते थे 19 और चौथा आपका संपत्ति का अधिकार। ये सब किसमें आ जाएंगे? मानव अधिकार। अनुच्छेद 21 में जाओगे तो क्या है आपका? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और याद करो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक, और आपका विदेश भ्रमण करने का अधिकार। याद आ रहा है? गरिमापूर्ण जीवन जीना, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, और आपका विदेश भ्रमण करने का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू फ्री ट्रेवलिंग, राइट टू फ्री ट्रेवलिंग एट फॉरेन नेशन, अब्रॉड। 21 का में क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार भी एक मानव अधिकार है। 22 क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण,
है ना, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब बालाश्रम बाल श्रम। तो यहां पर ऐसे याद रखना, दास प्रथा उन्मूलन। बालाश्रम कैसे बनाया जाता है, गुलाम बना करके, तो यहां दास प्रथा का उन्मूलन बताया गया, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। उस वक्त 25 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और 32 क्या है, हाँ मतलब न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलता तो ये लिस्ट है, याद करना है। बता पूछ देगा मानव अधिकारों की सूची के बारे में, ठीक है ना। अगर वर्ड लिमिट ज्यादा रहा तो ठीक है, ज्यादा में बताना पड़ेगा उसको, समझ में आया। तो 14, 19, 21 का 22, 23, 25, 32। अब इसमें जो याद आ रहा है उसको पॉइंट वाइज लिख दो, समझ में आया। वो सब मानव अधिकार होंगे, जो किसमें लिखे हुए हैं, आपका यूडीएचआर में, है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। हाथ लिखोगे तभी तो गरिमा बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आर्टिकल नहीं बताओगे, नहीं आप ऐसे बताना ना कि इसमें वर्णित जो मानव अधिकार है वे कुछ भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है। जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का, ये अपने लिए है। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो आप डायरेक्ट उसको वहां पर लिख करके समझा दो, और लिखोगे तो और इंपैक्टफुल होगा। ये एनालिसिस है, एनालिसिस करके लिख रहा। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, तो जो छूट गए इसमें बाकी सब इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट में होंगे। तो कौन कौन से अधिकार होंगे, देखो इधर देखो। पहला, क्रूरता नहीं होगी, क्रूएलिटी डिनाइड, मतलब क्रूरता नहीं होगी, क्रूरता ना होना, मानव के साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं किया जाएगा, यह मानव अधिकार है। मेरी बात समझ रहे हैं, एनी काइंड ऑफ कोर्स ऑफ क्रूअल एक्शन कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमंस। किसी भी मानव के साथ कोई क्रूरता नहीं होगी। क्रूरता समझिए ना, क्रूरता नहीं होगी, है ना। मानव को मानव समझा जाएगा, ठीक है। द ह्यूमंस विल बी ट्रीटेड एज ह्यूमन, ठीक है, नॉट एज एनी गुड्स और सब्सटेंस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मानव को मानव समझना है, उसको इंसान समझना है, जानवर नहीं समझना है। वो मारेंगे ही और सोटेंगे तुमको, है फुल मारते हैं थाने में, बोलता है वो क्रूरता नहीं रे। वो तो नहीं सोटेंगे तो कौन डरेगा, कानून से थोड़ी डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, पुलिस की मार से ही डरते हैं लोग, है? तो क्रूरता नहीं होगी, मतलब नहीं देखते हो आतंकवादी संगठन वगैरह जो होते हैं किस तरीके से सरेआम गला काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बीच चौराहे पर टांग दिया जा रहा है, देखे होगे ना। दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ क्रूएलिटी डज नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा जो है एक्सेप्टेंस उसके लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है ह्यूमंस कैन बी ट्रीटेड एज ह्यूमंस, मतलब मानव को मानव समझा जाना भी एक मानव अधिकार है। मतलब आप सामने वाले को इंसान समझो कि वो भी एक इंसान है, उसको उपयोग की वस्तु मत समझो। जैसे प्राचीन काल में दास प्रथा वगैरह जब थी, स्लेवरी सिस्टम वगैरह जब था, तो इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था, है ना। जैसे आपका तेल पेरना है तो उसमें इंसानों को लगा करके पेरे जा रहे हैं, मतलब मानव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ह्यूमंस मस्ट बी ट्रीटेड एज ह्यूमंस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो, मानव को मानव समझा जाएगा, तो जब मानव समझा, देखो क्रूरता नहीं होगी किसके साथ, मानव के साथ। और जब मानव को मानव समझा जाएगा तो उसे नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा, राइट टू अक्वायर द सिटीजनशिप। नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार भी मानव अधिकार है, मतलब हर मानव किसी ना किसी देश का नागरिक होगा। राइट टू अक्वायर द सिटीजनशिप, ये भी एक मानव अधिकार है, समझोगे नहीं भाई। अगर आप किसी देश के नागरिक ही नहीं हो
तो कहां जाओगे? सोचो। नहीं भाई, मानव होने के लिए आपको किसी देश का नागरिक, तब तो वहां से अधिकार मिलेगा आपको। मांगोगे किससे? हैं? अपनी सरकार से। हाँ, ठीक है। तो ये पहला, क्रूरता नहीं होगी। दूसरा, मानव को मानव समझा जाएगा। और तीसरा, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, जब आप नागरिक बन गए तो अब आपको चाहिए क्या? शादी करना है आपको, ठीक है। तो नागरिक क्या करेगा? विवाह, विवाह करने का अधिकार, ठीक है। राइट टू गेट मैरिड, विवाह करने का अधिकार भी मानव अधिकार है। अगर आप मानव हो तो विवाह करो, नहीं करो आपका मतलब है, मतलब यू आर फ्री, ठीक है। किसी को लगता है भाई करो, ठीक है, और नहीं लगता तो मत करो, है ना। तो विवाह करने का अधिकार। अच्छा, जब विवाह कर लिए तो क्या मिलनी चाहिए? तो आपको मिलनी चाहिए सामाजिक सुरक्षा, राइट टू गेट द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो गेटिंग द सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट, एंड सोशल सिक्योरिटी मीन्स एबोलिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो आपके साथ, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी भी प्रकार के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो। दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। अरे आ रहा है समझ में? सामाजिक सुरक्षा। अब देखो प्यारे बच्चों, सुरक्षा कैसे मिलेगी? देखो, राइट टू वर्क, काम करके। भेदभाव कब नहीं होगा भाई? सब अच्छा कमाए धमाए तो कोई भेदभाव नहीं होगा। गरीब अमीर रहेंगे तो भेदभाव तो होगा ना। तो सामाजिक सुरक्षा कैसे आएगी? काम करके। सो राइट टू वर्क, राइट टू गेट द जॉब, आपका अधिकार है। आप मानव हो, समझो आप। आज तक आप जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? आप समझो आप मानव हो प्यारे बच्चों। सच्ची नहीं लगता? हाँ है। अच्छा, ठीक है, राइट टू वर्क। अच्छा, जब काम कर लोगे और दिन भर कोई पेरे ही जा रहा है, आपसे काम करवाया जा रहा है, तो भी आप मानव नहीं हो। आपको क्या मिलना चाहिए? राइट, मतलब वर्क के साथ साथ क्या मिलना चाहिए? यस, वेरी गुड हलाल। राइट टू गेट रेस्ट, आराम करने का अधिकार, विश्राम करने का अधिकार। विश्राम करना मतलब, यहां पर विश्राम करने का मतलब ये नहीं कि बैठ गए थोड़ा देर, नहीं। आपको मस्त दबा के सोने का मौका मिलना चाहिए। 6 से 8 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। वो मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो, है ना। ये वही अधिकार है, ठीक है ना। तो राइट टू वर्क एंड राइट टू रेस्ट। और लास्ट में आपका राइट टू गेट साइंटिफिक प्रोग्रेशन, वैज्ञानिक रूप से उन्नति करने का अधिकार। राइट टू गेट साइंटिफिक प्रोग्रेशन, वैज्ञानिक रूप से उन्नति करने का अधिकार। वैज्ञानिक रूप से उन्नति करने का अधिकार मतलब आप रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य जो है कर सकते हो, है ना, किसी प्रकार का। ये आपको अधिकार होना चाहिए मानव होने के नाते। समझ में आया? तो ये आपका मानव अधिकारों की सूची है। ये बताओ बेटा, याद होगा कि नहीं होगा? और ऐसे रटते रहेंगे तो याद नहीं होता, इसलिए हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। संविधान के आर्टिकल में जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो 14, 19, 21, 21 का 22, 23, 25, 32 खत्म। इसमें जो याद आ रहा है वो सब मानव अधिकार है, ठीक। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं के भाग है, जैसे पहले मानव है तो क्रूरता नहीं होगी। क्रूरता नहीं होगी मतलब मानव है वो। मानव है तो उसको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, मतलब उसको नागरिक बनना पड़ेगा। नागरिक है तो विवाह करेगा, विवाह कर लिया उसको सामाजिक सुरक्षा चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में उसको क्या चाहिए? राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट एंड राइट टू साइंटिफिक प्रोग्रेशन। याद रहेगा? याद रहेगा? तो ये आपका मानव अधिकारों की सूची थी, ठीक। अब देखो, आप को डस्टर टाइप यूज कर सकते, हाथ को डस्टर टाइप यूज कर, कैसे नहीं हो रहा है यार? है? अच्छा, ऐसे करो, मीडिया कहाँ मीटर ससुर है? अच्छा मीडिया,
तो ये पहले नहीं बता सकते थे? हैं? तुम लोग मजा लेते हो ना? अरे सीख जाऊंगा रे, तुम ही लोग से सीख जाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ, उसके बाद बताऊंगा तुम लोग। अभी तो नहीं मिटा? अच्छा मिट गया, ठीक। तुम लोग सीख कर के आए हो कैसे? है? कहां से? तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाते थे तुम? वही सोचा, तुम पढ़ाते रहो, क्या हुआ होगा छात्रों का। हाँ। खैर देखो, तो ये आपका मानव अधिकारों की सूची हो गई। अब देखें, ये अधिनियम मानव अधिकार क्या होता है, मानव अधिकार के स्रोत और मानव अधिकारों की सूची, सारी चीजें हमने देख लिया। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब ये जो अधिनियम लाया गया है ना, कौन सा अधिनियम है आपका? मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य, ठीक है ना? मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य, याद रखें बेटा, इसके पहले जो उद्देश्य बताया था वो सार्वभौमिक घोषणा पत्र का था, ठीक है ना? हाँ। अब हम फिर से एक्ट पर आ गए अपने। तो एक्ट, ये एक्ट क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधा आपसे 30 शब्दों में बोल सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो याद रखें, सबसे पहला उद्देश्य, ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखें, कीवर्ड में पढ़े बेटे इसको, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए, ठीक है? फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया, ठीक है? दूसरा, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के साथ साथ मानव अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? मानव अधिकार से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान या निपटारे के लिए, फॉर स्पीडी रिड्रेसल, ठीक है ना? फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ह्यूमन राइट्स केसेस, ठीक। तीसरा, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, ठीक है ना? मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, ठीक है? फॉर इनहेंसिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। चौथा, मानव अधिकारों के लिए समर्पित संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से के लिए समर्पित संस्थाओं, मतलब जो केवल मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करें, ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए भी इसको लाया गया, ठीक है ना? जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो मानव अधिकार से संबंधित आयोगों की बात की गई है इस अधिनियम में, है ना? इन सब चीजों के लिए, ठीक। और अगला, मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कमी लाने के लिए, ठीक है? लास्ट, फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड विद द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना? जो मानव अधिकार से संबंधित जो मामले हैं, उल्लंघन के जो मामले हैं, उनमें कमी लाने के लिए, है ना? तो ये इस तरीके से इन सारे कार्यों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लाया गया। अच्छा देखिए, तो ये अधिनियम तो आ गया आपका। अब ये सारी चीजें हमने देख लिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है, किस तरीके से है, इसके स्रोत क्या है ना? इसकी सूची क्या है, ये तमाम चीजें हमने देख लिया।
इसके बाद से लास्ट में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूं अब, ठीक है। अब यहां से अपन डिटेल में आने लगेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, मतलब वाइंड अप कर रहा हूं इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को। याद रखें कि सबसे पहले यह अधिनियम, ठीक है, यह अधिनियम आपका 28 सितंबर 1993 को संसद द्वारा अधिनियमित एवं लागू किया गया है, या लागू किया गया, ठीक है। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 को यह संसद द्वारा अधिनियमित एवं लागू कर दिया गया, ठीक। याद रखें कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले यह जम्मू कश्मीर लागू नहीं था, अब यह संपूर्ण भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, इसका मतलब पूरी तरीके से नहीं लागू था ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में केवल समवर्ती सूची के मुद्दों पर ही यह लागू होता था, ठीक है। खैर उसको अब आपको ध्यान नहीं देना है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। लागू होने की तारीख 28 सितंबर 1993 है, ठीक। याद रखें इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स और 43 धाराएं हैं, ठीक है। एंड दिस एक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स एंड 43 सेक्शंस। समझ में आया? यह अधिनियम जो है इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं, 43 सेक्शंस है। और महत्वपूर्ण प्रावधान में हम यही देखते हैं बेटा, यही इनके 8 अध्याय और 43 धाराओं को महत्वपूर्ण प्रावधान में देखना है। मतलब हम अपने टॉपिक में आ गए, सेकंड टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रावधान। समझ में आई सारी चीजें, ठीक। अब देखें तो 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जैसे अध्याय देख लेते हैं, ठीक है, उसका नाम देख लेते हैं और उसमें धाराएं कहां से कहां तक है ये देख लेते हैं, तो एक मोटा मोटी फीचर्स जो है हमारे अंदर बन जाएगा। जैसे सबसे पहला अध्याय जो है आपका, सबसे पहला अध्याय, इसका नाम है प्रारंभिकी, इनिशियल्स, प्रारंभिकी, चैप्टर 1 इनिशियल्स। और इसमें धाराएं, किसी भी अधिनियम की जो पहला चैप्टर होता है किसी भी एक्ट का, उसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उसका नाम भी प्रारंभिकी होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा चैप्टर, देखें दूसरा चैप्टर जो है आपका ये है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मैंने अभी आपको बताया ना इसके उद्देश्य में कि समर्पित संस्थाओं की स्थापना करना, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस की। तो 2 समर्पित संस्थाएं हैं, एक है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और एक है आपका राज्य मानव अधिकार आयोग। तो चैप्टर 2 में NHRC है और चैप्टर 5 में आपका SHRC है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। चैप्टर 2 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और चैप्टर 5 में आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका सेक्शन 3 to 11, ठीक है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपका 21 to 29, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपका 21 to 29, क्लियर हुआ? अब देखो ये आयोग आ गया ना, आयोग के कार्य क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ NHRC एंड SHRC। आयोग के कार्य बताएंगे आपका चैप्टर 3 में, समझ में? और ये बताएगा आपका 12 से 16, 12 to 16, ठीक। और आयोग का कार्य जब हो गया तो कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर,
ये बताया गया आपका चैप्टर 4 में 17 से 20। याद हो रहा है? चैप्टर 6 जो है आपका, ये ह्यूमन राइट्स कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय के बारे में है, और इसमें 2 सेक्शन है केवल, 30 और 31। समझ में आया? 30 और 31। इसके बाद चैप्टर 7 है, हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, वित्त एवं लेखा संपरीक्षा, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, और ये है आपका 32 से 35, और उसके बाद लास्ट में आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 है प्रकीर्ण, मिसलेनियस। ठीक है, और ये है आपका 36 से 43। चैप्टर 7 है वित्त एवं लेखा संपरीक्षा, 32 से 35। ठीक, और उसके बाद है आपका चैप्टर 8 प्रकीर्ण या मिसलेनियस, और ये है आपका 36 to 43। प्रकीर्ण का मतलब होता है विविध। देखो, ये ऊपर के चैप्टर 7 तक जितनी भी चीजें थी बता दी गई। अब इसमें अगर कोई चीज छूट गई है और वो इंपॉर्टेंट है तो उसको लास्ट चैप्टर में रख दिया था। प्रकीर्ण, विविध, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन ऊपर छूट गया है उसको सबको डाल दें, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, सारी चीजें उसमें। आया समझ में? तो 8 चैप्टर्स हैं इसमें और 43 सेक्शंस हैं। ठीक, 8 चैप्टर्स में पहला चैप्टर प्रारंभिकी होगा, ठीक है, 1 2 इनिशियल्स। दूसरा और 5वां चैप्टर जो आपका कमीशंस है, तो दूसरे में एनएचआरसी और 5वें में एसएचआरसी। ठीक है ना, 3 से 11 और 21 से 29। बीच में 2 चीजें, आयोग का कार्य और आयोग की प्रक्रिया। चैप्टर 3 कार्य है, पूछ चुका है मेंस में, आयोग के कार्य क्या है, मानव अधिकार आयोग के क्या कार्य है। ठीक है, आयोग के कार्य 12 से 16, और उस कार्य को करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर जो है आपका, वो 17 to 20 है। ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स कोर्ट 2 सेक्शन है, 30 और 31। क्यों? एक कोर्ट चाहिए और एक कोर्ट में वकील चाहिए, तो कोर्ट 30 में और वकील आएगा 31 में, इसलिए 2 ही सेक्शन उसमें, 30 और 31। ठीक है ना। और उसके बाद से आपका फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये किस में चले जाएगा आपका सेक्शन 30, मतलब चैप्टर 7 सेक्शन 32 से 35, और लास्ट में मिसलेनियस। ठीक है ना, प्रकीर्ण, और ये हो जाएगा आपका सेक्शन 36 टू। याद हुआ? समझ में आ रहा है? अब इन्हीं को पढ़ना है बेटा हमको। ठीक है, अब देखो, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान हम जाएंगे, लेकिन इसके पहले जो चैप्टर 1 होता है ये प्रारंभिकी होता है। इसके पहले सेक्शन में प्रारंभिकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक्ट का पहला सेक्शन ये बताता है कि ये एक्ट कब लागू होगा और कहां पर लागू होगा। तो मैंने आपको बताया है कि एक्ट 28 सितंबर 1993 से लागू हो चुका है और ये पूरे भारत में लागू है, यानी सेक्शन 1 हम देख चुके हैं। और सेक्शन 2 जो होता है, किसी भी एक्ट का परिभाषा होता है, ग्लोसरी होता है, मतलब उस एक्ट में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको बताया जाता है इसमें। तो अब इन सारी चीजों को हम शुरू करें, इसके पहले हम परिभाषा यानी सेक्शन 2 को देख लेते हैं। समझ में आया? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कहां मीठा यार, वैसे छूक करना पड़ेगा। हाँ, कहां मीठा ससुर है, ऐसी बता दिया मैं कुछ। आया समझ में? अब देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमको देखना है। तो पूरी परिभाषा जो है आपका, वो इस अधिनियम की धारा कौन से में बताया जाएगा, बताओ। यस,
और इसमें हमको 3 परिभाषाएं याद करनी है। 3। एक परिभाषा हमको याद करनी है सशस्त्र बल, इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नहीं, अरे बैल, ठीक है ना। एक परिभाषा हमको याद करनी है आर्म्ड फोर्सेस, एक परिभाषा हमको याद करनी है मानव अधिकार की, और एक परिभाषा हमको याद करनी है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कोवेनेंट। 3 परिभाषाएं हमको यहां पर याद करनी है। पहला आर्म्ड फोर्सेस, दूसरा ह्यूमन राइट्स, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। अब देखो बेटा, ए से आर्म्ड, तो ये परिभाषा बताई गई है इसके सेक्शन 2A में, याद रखेंगे 2A आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। 2A में आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा बताई गई, सशस्त्र बल की परिभाषा। मानव अधिकार की परिभाषा कौन सेक्शन में बताई गई बताओ? 2, अरे अभी तो ऊपर पढ़े हो जी, 2D पढ़े ना। और अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा की परिभाषा बताई गई है धारा 2E। आया समझ में? तो सशस्त्र बल धारा 2A, मानव अधिकार धारा 2D, और अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा धारा 2E। याद रहेगा? ठीक। अच्छा देखो, सशस्त्र बल की परिभाषा क्या कहती है? धारा 2A के अनुसार सशस्त्र बल से आशय 1 आर्मी, दूसरा एयरफोर्स, तीसरा नेवी, एवं केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल। आर्म्ड फोर्सेस क्या है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस मीन्स द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी and all the paramilitary forces of the union government। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सशस्त्र बल को 2 हिस्सों में बांट लो, एक सैन्य है ना, एक सेना, और दूसरा आपका अर्धसैनिक बल। सैन्य बल और अर्धसैनिक बल, ये दोनों आपका आर्म्ड फोर्सेस में आएंगे। सैन्य बल के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और अर्धसैनिक बल के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी अर्धसैनिक बल, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब जो हैं आप क्या होंगे? सशस्त्र बल में आएंगे। समझ आया? आर्म्ड फोर्सेस मतलब समझे? क्या पुलिस आएगी क्या आर्म्ड फोर्स में? नहीं आएगी पुलिस, इसलिए सोचते हैं ना, ठीक, वो सशस्त्र बल में नहीं आएंगे। ठीक, पढ़ते जाओ, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका धारा 2A आर्म्ड फोर्सेस, लिख लोगे अच्छे से। सशस्त्र बल की परिभाषा कौन सुनाएगा? चलो तो सशस्त्र बल की परिभाषा कोई है इसमें? कोई है ऐसा वीर या वीरांगनी? कोई नहीं हो ससुरे, मैं बताऊं? इतने देर से कौन बता रहा है? कैसे लिखोगे? 4 लाइन में मेरे को इसका आंसर चाहिए, कैसे लिखोगे बताओ? चलो, कोई नहीं हो रहे, एफर्ट भी नहीं मार सकते, ससुरे दबे कुचले बैठे हुए हो एकदम। ऐसे बताओ चलो। कभी भी सेक्शन पहले नहीं लिखना चाहिए। नहीं, मेंस देना है, हाँ, प्री ही नहीं दी है, हट।
कौन है जिसको मेंस लेना है इस बार? बताओ चलो, कैसे लिखोगे सशस्त्र बल को? अपना हाथ उठाया तो दूसरे को देख रहा। दो अमित, दो माइक दो। बोलो नहीं जी, कोशिश तो करो भाई। इतना पढ़ाने समझाने का मतलब क्या होगा? कुछ भी एफर्ट नहीं डालोगे तो। हाँ परिभाषा। हाँ, 4 लाइन में इसको कन्वर्ट करो ना, 4 लाइन में एकदम रिलैक्स होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन में कन्वर्ट करो इसको। कैसे कन्वर्ट करोगे डेफिनेशन को? सशस्त्र बल से आता है। देखो, पहले तो परिभाषा सामने दिख रही है ना? 2 फैक्ट तो आपको यही दिख गया कि सेक्शन 2A है ना, और सशस्त्र बल में ये शामिल होते हैं। तीसरे चौथे को एक एग्जांपल इसमें आप डाल सकते हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, और चौथा कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। आप बता सकते हो सशस्त्र बल से आशय देश के सैन्य एवं अर्ध सैन्य बलों से है। पहला हो गया। सैन्य बलों के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आएंगे, जबकि अर्ध सैन्य बलों के अंतर्गत केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल आएंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना, इत्यादि। खत्म। और लास्ट इसकी परिभाषा इस अधिनियम, या वहां पर तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो इसकी परिभाषा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2A में दिया गया है। इतना कैटेगराइज क्यों नहीं कर रहे? लास्ट में लिखना है सर। हाँ, सेक्शन हमेशा लास्ट में। समझ में आया? शुरू में सेक्शन नहीं लिखा था, शुरू में परिभाषा लिखना है डायरेक्ट आपको। समझ गए कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, मानव अधिकार की परिभाषा तो हम देख चुके हैं कि मानव अधिकार क्या होता है। लास्ट में आपका अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो। तो ध्यान सुनो, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा कहने का मतलब क्या है? याद रखें कि वह प्रसंविधा, अब प्रसंविधा मतलब समझ गए ना, समझौता वाला दस्तावेज। वह प्रसंविधा जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966 को अपना लिया है। मतलब जब भी आप अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा सुनेंगे, है ना, तो उसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल कॉविनेंट मीन्स द कॉविनेंट एडॉप्टेड बाय यूएनजीए ऑन 16 दिसंबर 1966। विश्व के सारे देशों में बहुत सारे समझौते हुए अधिकारों को लेकर के, वो सब प्रसंविधा हो गए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा किसको कहेंगे? जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 16 दिसंबर 1966 को अपनाया। ठीक है? द कॉविनेंट एडॉप्टेड बाय द यूएनजीए ऑन 16 दिसंबर 1966 विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल कॉविनेंट। ठीक है? या सिविल मतलब नागरिक, राजनैतिक पॉलिटिकल, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक, सामरिक मतलब रक्षा, स्ट्रेटेजिकल, अधिकारों से संबंधित है, एंड विच इज रिलेटेड विथ सिविल, पॉलिटिकल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिकल राइट्स। मतलब इस अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा में कौन कौन से अधिकार बताए गए? सिविल, नागरिकों से संबंधित मानव अधिकार, राजनीतिक, राजनीति से संबंधित, संस्कृति, कल्चर से रिलेटेड, सामरिक, स्ट्रेटेजिकल, वही रक्षा वाला जो होता है ना, के अधिकारों से संबंधित है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये हमने डेफिनेशन तक कंप्लीट कर लिया। कल ये एक्ट खत्म कर देंगे हम, महत्वपूर्ण प्रावधान वगैरह पढ़ेंगे। अच्छे समझ में आया? एकदम अच्छे से। बेटा बोलने की कोशिश करो, है ना, बी वोकल अबाउट योर फैक्ट्स। जो आपको सीख रहे हो उसको आप बोलने की कोशिश करोगे, जो बोलोगे वो कभी नहीं भूलोगे।
ठीक है ना, ऐसे दबे कुचले टाइप का मत रहा करो क्लास में, शर्माओ मत। ठीक, कि बाजू वाला क्या सोचेगा, अरे बाजू वाला इतना ही होशियार रहता तो वो खुद वो खड़ा नहीं बोल देता। तो अपने लिए वोकल रहो, कम से कम बोलो सारी चीजों को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन लिखे तो इसमें वहीं पर, और इसको लिख करके लाएंगे कल और सब सुनाएंगे। और कल बेटा अगर 7 बजे के बाद आए तो सोच लें, भगाऊंगा ही मैं यहां से, बता दे रहा हूं। 4 लोग होंगे, 4 ही लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक लिखे बेटा, लिखेंगे क्वेश्चन इसमें। परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषित कीजिए। जितने भी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं 30 शब्दों में लिखेंगे। नंबर 1, सबको 30 शब्द में लिखना है ना परिभाषा को। नंबर 1, मानव अधिकार। ठीक है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कोविनेंट। नंबर 3, सशस्त्र बल। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसकी उपयोगिता का उल्लेख करें, इसकी उपयोगिता का उल्लेख करें। डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी, 60 वर्ड, 60 शब्दों में। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, मानव अधिकारों की सूची दीजिए। प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की सूची दीजिए, 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स। ठीक, इतना प्रैक्टिस करके आइए, बाकी कल देखते हैं।